नमस्कार। आज 24 अक्टूबर 2025 की जरूरी खबरों पर हमारी खास चर्चा भाग 1 में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारा मकसद है यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनके सार को समझना, वो भी कम समय में और दिलचस्प तरीके से। बिल्कुल। हो सकता है इनमें से कुछ विषयों से पहले से वाकिफ हो सुनने वाले, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी साबित हो सकता है। हाँ, ये बात भी है। तो चलिए आज की अहम जानकारियों को टटोलते हैं। शुरुआत करते हैं सौर कार्यक्रम से। जी। स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। ये सुनने में तो बड़ा महत्वाकांक्षी लग रहा है। भारत को एआई रेडी बनाने की बात है शायद। हाँ बिल्कुल, ये जो सौर है ये असल में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मतलब MSD उनकी एक पहल है। अच्छा। और इसका लक्ष्य है कि स्कूली स्तर से ही, जैसे कक्षा 6 से 12 तक, और फिर जो ट्रेनिंग इकोसिस्टम है हमारा, हाँ। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को शामिल किया जाए। और सिर्फ छात्र नहीं, शिक्षकों को भी तैयार करना है। मतलब बिल्कुल बुनियादी स्तर से एआई की समझ बनाने की कोशिश है ये। एकदम। और इसकी खास बात है इसका ढांचा। छात्रों के लिए 15-15 घंटे के 3 मॉड्यूल हैं। अच्छा। और शिक्षकों के लिए 45 घंटे का एक अलग मॉड्यूल। इसमें सिर्फ कोडिंग वगैरह नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें एआई और मशीन लर्निंग के जो मूल सिद्धांत हैं, डेटा लिटरेसी यानी डेटा को समझना, और सबसे जरूरी तकनीक का नैतिक इस्तेमाल, ये सब शामिल है। नैतिकता वाला पहलू तो बहुत जरूरी है आजकल एआई के संदर्भ में। हाँ, क्योंकि एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और देखिए, सरकार का इरादा भी साफ है। बजट में जो ऐलान हुआ था, हाँ, वो 500 करोड़ रुपए वाला एआई उत्कृष्टता केंद्रों के लिए। बिल्कुल वही दिखाता है कि भारत सिर्फ एआई में भागीदार नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। ये केंद्र फिर एआई बेस्ड लर्निंग टूल बनाएंगे, भारतीय भाषाओं के लिए एआई रिसोर्स। अच्छा, भारतीय भाषाओं पर भी ध्यान है? जी हाँ। और जो मौजूदा तकनीकी संस्थान हैं, उनमें भी एआई पाठ्यक्रम को और मजबूत किया जाएगा। तो ये एक समग्र प्रयास है। समझ गए। चलिए तकनीक से अब जरा प्रकृति की ओर चलते। कर्नाटक से एक दिलचस्प खबर है। अच्छा। दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी के पास पहली बार इंडियन स्कॉप्स आउल देखा गया है। अब स्लॉथ बेयर सेंचुरी में उल्लू, ये कुछ खास क्यों है? देखिए, खास इसलिए है क्योंकि ये जो इंडियन स्कॉप्स आउल है, इसका वैज्ञानिक नाम ओटस बकमोएना है। ओटिस बकमोएना। हाँ, ये दक्षिणी एशिया का एक छोटा सा उल्लू है। आमतौर पर जंगलों, झाड़ियों, यहाँ तक कि खेतों के आसपास भी मिल जाता है। दारोजी अभयारण्य तो मुख्य रूप से स्लॉथ बेयर के लिए ही जाना जाता है, तो वहां इस उल्लू का पहली बार देखना, ये उस इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। अच्छा, मतलब ये दिखाता है कि वहां सिर्फ भालू ही नहीं, दूसरे जीवों के लिए भी माहौल ठीक है। हाँ, कह सकते हैं। ये उस आवाज की विविधता और स्थिरता को दर्शाता है। ये उल्लू रात में शिकार करता है, कीड़े मकोड़े खाता है ज्यादातर। तो फूड चेन में भी इसकी भूमिका है? बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में है। फिर तो ठीक है। हाँ, पर किसी संरक्षित क्षेत्र में, खासकर जहां ये पहले नहीं देखा गया, वहां इसकी उपस्थिति दर्ज होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये याद दिलाता है कि जो स्थापित अभयारण्य हैं, उनमें भी अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। सही कहा। अच्छा, प्रकृति के बाद अब बात करते हैं आस्था और सामाजिक संरचना से जुड़े एक अहम विषय की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर का दौरा किया। हाँ, ये खबर आई थी। इसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि वे इस प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में प्रार्थना करने वाली पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। अच्छा, पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष। जी। सबरीमाला मंदिर, जो केरल के पथानमथिट्टा जिले में है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच, और ये पेरियार टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी है। हाँ, टाइगर रिजर्व के अंदर है। हाँ, ये हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है। भगवान अयप्पा को समर्पित है और दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थ स्थलों में से एक है, खासकर मंडलम मकरविलक्कू मौसम में। करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, सुना है। हाँ, 4-5 करोड़ तक का अनुमान है। और तीर्थयात्रियों को 41 दिन का एक कठिन व्रतम भी रखना होता है। 41 दिन की तपस्या। जी। और मंदिर की एक और खास बात है कि ये सभी धर्मों के लिए खुला है। वहीं पास में वावरुनाड़ा नाम की जगह है। वावरुनाड़ा? हाँ, जो भगवान अयप्पा के एक सूफी दोस्त थे, वावर, उनको समर्पित मानी जाती है। ये धार्मिक सद्भाव का भी प्रतीक है। और इसकी वास्तुकला? वो पारंपरिक केरल और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। 40 फीट ऊंचे पठार पर मंदिर है, तांबे की छत, सुनहरा कलश, और वो 18 पवित्र सीढ़ियां भी हैं। हाँ, वो 18 सीढ़ियां काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन सबरीमाला सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि एक
कानूनी बहस का मुद्दा भी रहा है। बिल्कुल, और ये काफी संवेदनशील पहलू है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया था जिसमें 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर जो पारंपरिक रोक थी उसे असंवैधानिक ठहराया गया था। हाँ, उसके बाद काफी विरोध भी हुआ था। जी, काफी विरोध हुआ और मामला अभी भी एक बड़ी बेंच के पास समीक्षा के लिए लंबित है। तो इस पर अलग अलग मत हैं और हम यहाँ सिर्फ जो घटनाक्रम है और उसके विभिन्न पहलू हैं उन्हीं को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, निष्पक्ष रहना जरूरी है। चलिए अब कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक छोटी सी ततैया है जो कमाल कर रही है, एनागायरस लुपेजी। एनागायरस लुपेजी। हाँ, ये नाम आजकल दक्षिण भारत के टैपियोका किसानों के लिए बड़ी उम्मीद बना हुआ है। कैसे? ये दरअसल एक परजीवी ततैया है, पैरासिटॉइड वास्प कहते हैं इसे। इसे खास तौर पर कसावा मिलीबग नाम के कीट से निपटने के लिए लाया गया है। कसावा मिलीबग, ये टैपियोका को नुकसान पहुंचाता है। बहुत ज्यादा। टापियोका जैसे कसावा भी कहते हैं, उसकी फसल को ये मिलीबग काफी नुकसान पहुंचा रहा था। तो राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो NBAIR के वैज्ञानिकों ने इसे लगभग 2 साल पहले छोड़ा था। अच्छा, और ये काम कैसे करती है? ये मिलीबग को खा जाती है क्या? उससे भी ज्यादा दिलचस्प तरीके से ये ततैया जो है ये मिलीबग के शरीर के अंदर अपने अंडे दे देती है। अरे अंदर। हाँ, और जब उन अंडों से लार्वा निकलते हैं तो वो मिलीबग को अंदर से ही खा जाते हैं। वाह, मतलब दुश्मन के घर में ही उसका खात्मा। बिल्कुल, ये जैविक कीट नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रकृति के दुश्मन का प्रकृति से ही इलाज। इसे पश्चिम अफ्रीका में बेनिन से मंगाया गया था, IITA से। तो ये रासायनिक कीटनाशकों का एक अच्छा विकल्प हो सकता है? निश्चित रूप से। और ये प्राकृतिक रूप से फैलती भी है, लगभग 30-40 किलोमीटर तक। मतलब कम लागत में बड़ा एरिया कवर हो सकता है। ये तो टिकाऊ खेती के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में बड़ा कदम है, खासकर टैपियोका जैसी फसल के लिए जो तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में अहम है। इससे आटा, स्टार्च, साबूदाना वगैरह बनता है। खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा है। हाँ, लेकिन टेपियोका में कुछ जहरीला पदार्थ भी होता है ना? हाँ, उसमें साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स होते हैं, इसलिए उसे खाने से पहले ठीक से प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो हानिकारक हो सकता है। लेकिन ये पूरी पहल दिखाती है कि कैसे विज्ञान की मदद से खेती को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कृषि के बाद अब एक बड़े पैमाने के संरक्षण प्रयास पर नजर डालते हैं, मध्य एशियाई स्तनपाई पहल यानी कैमी। जी, कैमी। हाल ही में मध्य एशियाई देशों ने इसका समर्थन किया है। ये पहल है क्या और क्यों जरूरी है? कैमी यानी सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये मध्य एशिया के जो प्रवासी स्तनधारी हैं, माइग्रेटरी मैमल्स, उन पर केंद्रित है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। 2014 में? किसके तहत? ये CMS यानी जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन है, जिसे बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, उसकी COP11 बैठक में लॉन्च हुई थी। अच्छा, बॉन कन्वेंशन। हाँ, इसका मकसद है 14 मध्य एशियाई देशों में 17 ऐसी प्रवासी स्तनपाई प्रजातियां हैं जिनकी आबादी घट रही है, उन्हें बचाना। 17 प्रजातियां? इसमें कौन कौन से जानवर शामिल हैं? इसमें कई जाने माने और संकटग्रस्त जानवर हैं, जैसे हिमतेंदुआ, साइगा मृग, हाँ। जंगली याक, जंगली ऊंट, यहाँ तक कि एशियाई चीता भी। ये जानवर भोजन या प्रजनन के लिए बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं और अक्सर कई देशों की सीमाएं पार करते हैं। हाँ, तो इनके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, और वही काम CMS यानी बॉन्ड कन्वेंशन करता है। ये UNEP के तहत 1979 में हुई एक संधि है और ये खास तौर पर प्रवासी प्रजातियों के लिए काम करने वाला अकेला वैश्विक UN आधारित अंतरसरकारी संगठन है। अच्छा, तो कैमी इसी CMS के फ्रेमवर्क में काम करता है ताकि इन जानवरों के सामने जो खतरे हैं, जैसे शिकार, उनके रहने की जगहों का खत्म होना, मानव वन्य जीव संघर्ष, उनसे मिलकर निपटा जा सके। ये सीमा पार सहयोग का अच्छा उदाहरण है। चलिए अब सीमाओं के पार चलते हैं। इटली, माउंट एटना ज्वालामुखी, ये फिर खबरों में है। हाँ, एटना तो अक्सर सक्रिय रहता है। इस बार क्या खास बात है? इस बार शोधकर्ताओं ने एक दिलचस्प पैटर्न देखा है। उन्होंने माउंट एटना के नीचे जो भूकंप आते हैं, छोटे और बड़े, हाँ, उनके अनुपात का पिछले 20 सालों का डेटा देखा और पाया कि इस अनुपात का ज्वालामुखी की गतिविधि से सीधा संबंध है। सीधा संबंध? मतलब क्या भूकंपों से ज्वालामुखी फटने का अंदाजा लगाया जा सकता है? हाँ, कुछ हद तक। ये स्टडी यही बताती है कि भूकंपीय गतिविधि में कुछ खास बदलाव,
जैसे छोटे भूकंपों की तुलना में बड़े भूकंपों की संख्या बढ़ना या कम होना, ये ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा की हलचल है या दबाव है, उसका संकेत दे सकते हैं। अच्छा। माउंट एटना, जो सिसिली द्वीप पर है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, लगभग 11,000 फीट ऊंचा। हाँ, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। जी हाँ, और ये अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के टकराने वाली जगह पर है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, करीब 5 लाख साल, और 2700 सालों से तो इसकी गतिविधि दर्ज है। तो ये जो नई रिसर्च है, ये ज्वालामुखी विस्फोट की पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ये तो काफी उपयोगी हो सकता है। अच्छा, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी से अब चलते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक अच्छी खबर क्यों है। फिजी ने ट्रैकोमा को खत्म कर दिया है। हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये ट्रैकोमा है क्या असल में, और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आंखों का। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाव के बैक्टीरिया से होता है। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। हाँ, और ये फैलता है संक्रमित व्यक्ति की आंखों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से, खासकर उन जगहों पर जहां साफ सफाई, पानी की कमी होती है। और अगर इलाज ना हो तो ये बहुत गंभीर हो सकता है। इसमें पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और लगातार कॉर्निया पर रगड़ लगती रहती है। धीरे धीरे ये अंधेपन का कारण बन सकता है, स्थायी अंधापन। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। तो फिजी ने इसे कैसे खत्म किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसे एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी मानता है, और इसके उन्मूलन के लिए एक रणनीति बनाई है, सेफ। सेफ, ये क्या है? सेफ का मतलब है एस से सर्जरी यानी पलकों की सर्जरी, ए से एंटीबायोटिक्स यानी एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं, एफ से फेशियल क्लीनलीनेस यानी चेहरे की सफाई, और ई से एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट यानी पर्यावरण सुधार, जैसे साफ पानी और बेहतर स्वच्छता। अच्छा, सेफ रणनीति। जी, तो फिजी दुनिया का 26वां देश बन गया है जिसने इस सेफ रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करके ट्रैकोमा को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर खत्म कर दिया है। ये दिखाता है कि अगर सही प्रयास हों, समुदाय की भागीदारी हो, तो इन उपेक्षित बीमारियों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। ये वाकई एक अच्छी खबर है। अच्छा, स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी की। स्टॉर्म शैडो मिसाइल। हाँ, ये फिर चर्चा में है। खबर है कि यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है। ये मिसाइल इतनी खास क्यों है भाई? स्टॉर्म शैडो, जिसे फ्रांस में SCALP भी कहते हैं, ये ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाई है। ये एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल। हाँ, इसकी खासियत है इसकी स्टेल्थ क्षमता, मतलब ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती और बहुत सटीक निशाना लगाती है। हर मौसम में काम कर सकती है। और इसका निशाना क्या होता है? इसे खास तौर पर उच्च मूल्य वाले स्थिर ठिकानों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि एयरबेस, रडार स्टेशन, कम्युनिकेशन सेंटर या बंदरगाह। इसकी रेंज कितनी है, और क्या भारत भी इसका इस्तेमाल करता है? हाँ, भारत समेत कई देश इसे इस्तेमाल करते हैं। भारत ने इसे अपने रफाल लड़ाकू विमानों के साथ इंटीग्रेट किया है। अच्छा, रफाल के साथ? जी, इसकी रेंज 550 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। वजन करीब 1300 किलो है और ये 4500 किलो का पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है। ये बंकरों को भी भेज सकती है। बाप रे, और ये उड़ती कैसे है? ये सबसोनिक गति से, मतलब आवाज की रफ्तार से कम, माक 0.8, और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है। जमीन के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपना रास्ता बनाती है, जिसे टेरेन फॉलोइंग कहते हैं, ताकि रडार से बच सके। बिल्कुल। इसमें GPS INS गाइडेंस तो है ही, साथ में लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए इंफ्रारेड टर्मिनल होमिंग सिस्टम भी है। तो ये आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी से सटीक हमला करने की जो क्षमता है, उसका एक बड़ा उदाहरण है। समझ गया। चलिए, इस भारी भरकम तकनीक से हटकर अब चलते हैं भारत के पूर्वोत्तर मणिपुर की खूबसूरत संस्कृति की ओर। निंगोल चकोबा महोत्सव। निंगोल चकोबा, हाँ, बहुत ही प्यारा त्योहार है ये क्या है और इसका क्या महत्व है? निंगोल चकोबा मणिपुर के मेइतेई समुदाय का एक बहुत अहम त्योहार है। इसमें निंगोल का मतलब होता है विवाहित बेटी और चकोबा का मतलब है भोज का निमंत्रण। अच्छा, बेटी को भोज का निमंत्रण। हाँ, ये हर साल मेइतेई कैलेंडर के ह्यांगेई महीने में, जो अक्टूबर-नवंबर में पड़ता है, उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा बेटियां अपने मायके यानी माता पिता के घर आती हैं। वहां उनके लिए खास भोज होता है, उन्हें उपहार दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का त्योहार हुआ। बिल्कुल।
खासतौर पर भाई बहन और बेटी माता पिता के बीच जो स्नेह का बंधन है उसे ताज़ा करने, सम्मान देने का अवसर है ये। परंपरा ये है कि भाई अपनी शादीशुदा बहन को औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजता है। अच्छा, भाई निमंत्रण भेजता है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि पहले इसका नाम पिबा चकोबा था। पिबा चकोबा। हाँ, मतलब भाई को बुलाना, तब बहन भाई को बुलाती थी। लेकिन 19वीं सदी में राजा चंद्रकीर्ति सिंह ने अपनी बहनों को बुलाना शुरू किया, तब से ये निंगोल चकोबा बन गया। अरे वाह, ये तो दिखाता है कि परंपराएं भी कैसे बदलती हैं। जी हाँ, समय और समाज के हिसाब से ढलती हैं। और ये अब सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ मणिपुरी समुदाय के लोग बसे हैं वहाँ मनाया जाता है। बहुत सुंदर। और आज की आखिरी खबर पर आते हैं। ये फिर से वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी है और कर्नाटक से ही। अच्छा, कर्नाटक से एक और? हाँ जी, काली टाइगर रिजर्व में एक धारीदार लकड़बग्घा देखा गया है। इसमें क्या खास बात है? देखिए, खास ये है कि जो धारीदार लकड़बग्घा है, स्ट्राइप्ड हाइना, जिसे वहाँ कट्टे किरुबा कहते हैं। कट्टे किरुबा? हाँ, ये आमतौर पर सूखे और अर्ध सूखे इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, जबकि काली टाइगर रिजर्व जो उत्तरा कन्नड़ जिले में है। हाँ, ये दांदेली और अंशी को मिलाकर बना है ना? बिल्कुल, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर बना है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ ज्यादातर नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन है, बांस के जंगल हैं। तो ऐसे हरे भरे इलाके में लकड़बग्घा? हाँ, ये ही थोड़ा असामान्य है। हालांकि ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, पर यह दिखाता है कि रिजर्व में वन्यजीवों के रहने के लिए कितनी विविध तरह की जगह हैं। इस रिजर्व के बारे में कुछ और बताएं। इसका नाम काली नदी के नाम पर पड़ा है, जो इसके बीच से बहती है। करीब 834 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर यानी बाइसन, ढोल यानी जंगली कुत्ते, सांभर, स्लॉथ बेयर तो हैं ही। साथ ही ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की भी अच्छी आबादी है। और यहाँ दुर्लभ काले पैंथर भी मिलते हैं। काला पैंथर भी? जी हाँ। तो लकड़बग्घे का यहाँ दिखना एक तरह से ये भी बताता है कि शायद शिकारियों के लिए भोजन पर्याप्त है और इकोसिस्टम ठीक काम कर रहा है। ये जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, उनके महत्व को दिखाता है कि वे सिर्फ मुख्य प्रजातियों को ही नहीं बल्कि कई और जीवों को भी सहारा देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। एआई में भारत की तैयारी से लेकर वन्य जीवों के नए ठिकाने, सांस्कृतिक जुड़ाव और रक्षा तकनीक तक। ये 24 अक्टूबर 2025 की खबरों का भाग 1 था जी। इन सब अलग अलग खबरों को एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है। क्या? कि ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, एआई जैसी भविष्य की तकनीक, पर्यावरण की चिंताएं, सदियों पुरानी हमारी सांस्कृतिक जड़ें, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इन सबको समझना और जोड़ना खासकर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए क्यों जरूरी है? ये सोचने वाली बात है। कैसे ये सब मिलकर एक होलिस्टिक, एक समग्र समझ बनाते हैं। शायद यही आज के समय की जरूरत है, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे इस सीरीज के अगले भाग के साथ। नमस्कार।